Hi and hello everyone, welcome to Sprint UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu Board and this is chapter 8 educational and social reforms. This is going to be a summary session. So यहाँ पर हम quickly revise करेंगे chapter 8 and if you want to see the entire session please go and watch the complete video lessons wherein which we have discussed and described everything in detail. ये सिर्फ summary session है, पहले आप देख लीजिए कि क्या क्या contents हैं इस session के. तो पहली बात तो लैंग्वेज एंड एजुकेशन पॉलिसी समझेंगे. एजुकेशन सोशल पॉलिसीज़ एंड लेजिस्लेशंस क्या लेकर आए थे वो. सोशल लॉज जो पर्टिकुलरली वुमेन के लिए कंसर्निंग है, जैसे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड्स के लिए, विडो रीमैरिज के लिए, चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम के लिए. एंड व्हाट इज़ द स्ट्रगल अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम और इससे रिलेटेड लेजिस्लेशंस क्या क्या आए हुए थे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हम पढ़ रहे हैं एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म्स ना, कि ब्रिटिशर्स क्या क्या एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्म्स लेकर आए थे. तो पहली बात तो लैंग्वेज और एजुकेशनल पॉलिसी. तो बेसिकली एजुकेशन के मैटर्स में इनको इनिशियली इंटरेस्ट नहीं था. ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या इंटरेस्ट होगा, वो तो ट्रेड करने आए थे, बिजनेस करने आए थे. बट 1781 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स साहब आए तो उन्होंने एक जो है मदरसा एस्टैब्लिश किया कलकत्ता में, मुस्लिम लॉज और मुस्लिम स्टडीज़ को इंकरेज करने के लिए, पर्शियन लैंग्वेज और अरेबिक लैंग्वेजेस को इंकरेज करने के लिए. फिर 1791 में ड्यू टू द वेरी वेरी सिंसियर एफर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रेसिडेंट जोनाथन डकन, संस्कृत कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया. और ये जो अब बनारस में इस्टेब्लिश किया गया था हिंदू फिलॉसफी, हिंदू लॉज को पढ़ने के लिए. ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर जो पॉलिसी है, like it began to adopt a dual policy in the sphere of education. तो पहली बात तो उन्होंने डिस्करेज किया जो प्रेवलेंस सिस्टम था ओरिएंटल एजुकेशन का, और इम्पोर्टेंस दी वेस्टर्न एजुकेशन को, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन को. इनके बीच में स्कॉलर्स के बीच में लड़ाई भी चल रही थी कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए. एक ग्रुप जिसको ओरिएंटलिस्ट बोला जाता है वो बोलता है कि ओरिएंटल सब्जेक्ट्स यानी कि जो कि ईस्ट के सब्जेक्ट हैं, हमारा भारत उनके हिसाब से ईस्ट में है ना, तो ये जो ओरिएंट सब्जेक्ट हैं, इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उनको पढ़ाया जाए, है ना. एंड जो दूसरा ग्रुप था जिनको एंग्लिसिस्ट बोला करते हैं, वो ये बोलते हैं कि जो वेस्टर्न साइंसेस है, लिटरेचर है, दैट शुड बी द मीडियम ऑफ योर एजुकेशन एंड मीडियम ऑफ लैंग्वेज शुड बी, द लैंग्वेज शुड बी इंग्लिश. फिर उसके बाद इन 1854 चार्ल्स वुड, उन्होंने अपना एक जिसको हम बहुत ही फेमसली वुड्स डिस्पैच बोलते हैं, ठीक है. तो उसके अंदर डिपार्टमेंट्स ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनाया गया 5 प्रोविंसेस में. उन्होंने दे इंट्रोड्यूस द पैटर्न ऑफ ग्रांट एंड एड टू एंकरेज द प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और ये सब सारी चीज़ें रेकमेंड की गई थी. और फिर उसके बाद कुछ सालों में इंडियन एजुकेशन रैपिडली वेस्टर्नाइज होना शुरू हो गया था. अब बात करते हैं सोशल पॉलिसीज़ एंड लेजिस्लेशन. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एनेक्सेशन चल रहा था. जैसे ही ब्रिटिश क्राउन के अंदर भारत आ चुका था तो उनको पता था कि भारत में बहुत सारे सोशल इविल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं वो, जो कि एट द एंड ऑफ द डे उनको ही हार्म कर सकती थी. तो उन्होंने सोचा कि इन चीज़ों को थोड़ा सुधार लेकर आया जाए. उन्होंने पहले तो इनिशियली बहुत सारे प्रिकॉशंस थे, क्योंकि उनको पता था कि सोशल इश्यूज़ में अगर हमने हस्तक्षेप किया तो हो सकता है कि यहाँ के लोग भड़क जाएं. बट मिड 19th सेंचुरीज़ में सोशल रिलीजियस मूवमेंट यहाँ पर भी हो रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि इंडियन इंटरेस्ट भी है चेंज में, तो उन्होंने भी इंटरवेंशन करना शुरू कर दिया. तो उसकी वजह से कंपनी ने सोचा कि अब ये जो सोशल इविल्स हैं इनको हटाया जाए. बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये जो लॉज हैं बनाए गए, जैसे कि वुमेंस के लिए, है ना, कास्ट सिस्टम के लिए. सोशल लॉज कंसर्निंग वुमेन की बात करेंगे हम यहाँ पे, कि सिर्फ और सिर्फ हमारे आज देखिए वुमेन के लिए किस तरह से इन्होंने स्टेप्स लिए. तो बहुत ही ईवल प्रैक्टिस चलती थी, सती. और इस सती सिस्टम में क्या होता था, जैसे कि इफ़ द हस्बैंड ऑफ द वाइफ डाइड, देन जो फ्रूनल होता था, जब उनकी लाश को जलाया जाता है तो उसके साथ ही जो वाइफ है उसको भी जला दिया जाता था. तो उस तरह के सिस्टम, पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, ब्राइड प्राइस, पॉलीगैमी, ये सारी चीज़ें चल रही थी, जिसकी वजह से वुमेन की लाइफ वाज मिजरेबल. 1920 सेंचुरीज़ में बहुत सारे लॉज इनेक्ट किए गए, और ये लॉज was not only by the British government but also by some of the reformers, humanist, उनके ही जो है एफर्ट्स से ये सारे लॉज लेकर आए गए. एंड फर्स्ट एफर्ट्स वॉज द लॉ अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती, और ये विलियम बेंटिंग के टाइम पर लेकर आया गया था. फीमेल इन्फेंटिसाइड्स की बात करें तो ये भी हुआ करता था. एंड आपके जो कॉर्नल टॉड हैं, जॉनसन डकन हैं, मैलकॉर्न हैं, और ब्रिटिश दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्होंने एविल्स को डिस्कस किया. और उनको ये चीज़ पता चली कि जैसे कि फैमिली प्राइड, फियर ऑफ नॉट फाइंडिंग अ सूटेबल मैच फॉर अ गर्ल चाइल्ड,
hesitation to bend before the perspective in laws of that particular girl. ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से लोग नहीं चाहते थे कि वुमेन उनके घर पर आए, गर्ल चाइल्ड उनके घर पर हो, इसी वजह से उसको पहले ही मार दिया जाता था और फीमेल इन्फेंटिसाइड्स देखने मिलता था. तो सम लॉज वर इनैक्टेड सो दैट ये सारे प्रैक्टिस जो है उनको हटाया जा सके. विडो रीमैरिज, तो आपके जो राजा राम मोहन रॉय हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ये प्रोमिनेंट रिफॉर्मर हैं इस लॉ को लाने के लिए, इसके खिलाफ लड़ने के लिए, है ना. और एक बिल पास किया गया था विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में, ठीक है, जिसको विडो रीमैरिज एक्ट बोला जाता है. उसके बाद इसको भी बंद कर दिया गया. चाइल्ड मैरिज की बात करें तो हमारे केशव चंद्र सेन हैं, उनके एफर्ट्स से ये चीज़ जो है इस लड़ाई को लड़ा गया. एक जर्नल था महापाप बाल विवाह, द चाइल्ड मैरिज द कार्नल सिन. ये जो है एक जर्नल, इट वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड विद द एफर्ट्स ऑफ BM मालाबारी. ये भी चाइल्ड मैरिज के खिलाफ लड़ता है. 1846 में जो मैरिजेबल एज थी 10 साल कर दी गई थी. मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर द गर्ल वॉज ओनली 10 years, बट 91 में फिर एक और एक्ट आया जिसमें 12 साल कर दी गई. 30 में शारदा एक्ट आया, फिर 14 years कर दी गई, और अब इंडिपेंडेंस के बाद आप सभी जानते हैं कि 18 साल है. पर्दा सिस्टम जो था उसके खिलाफ भी काफ़ी वॉइसेस थी इन 1820th सेंचुरीज़ में, 1920 सेंचुरीज़ में. और फिर उसके बाद बहुत लार्ज स्केल जो पार्टिसिपेशन हुआ नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में वुमेन का, और बहुत सारे चीज़ें हुई जिसकी वजह से थोड़ा डेवलपमेंट हुआ. उसकी वजह से ये जो पर्दा सिस्टम है वो धीरे धीरे फेड आउट होता गया. स्ट्रगल अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम. सो देखिए अब ब्रिटिश पॉलिसीज़ कैसी थी कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए. तो सबसे पहली बात तो जब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हो रहे थे, मेन एम था अनटचेबिलिटी हटाना, है ना. ऊपर से महात्मा गांधी, ही मेड द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी एज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम. उन्हें पेपर लेकर आए, बहुत सारे पेपर्स थे, जैसे कि हरिजन था, हरिजन सेवक संघ भी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की थी. और सबसे प्रोमिनेंट लीडर हम कैसे भूल सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. उन्होंने पूरी अपना जीवन ही जो था वेलफेयर ऑफ द डाउनट्रोडन के लिए उन्होंने जो है पूरा का पूरा जीवन समर्पित किया था. बॉम्बे में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में जो है एस्टैब्लिश किया था. So this is it about this session. I hope आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों. And if you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. And also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance. And Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.